शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा खासा मार्क्स लेके आता है ये भी। मेरे ख्याल से 10 से 15 नंबर लेके अकेला आता है ये। मतलब जैसे 200 का पेपर जो आपके पास आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव भी, 2 मार्क्स भी एंड 5 मार्क्स में भी बहुत अच्छा खासा आता है। इसको लेके चलें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखिए नाम से पता चल जाता है। सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए ये एक ऐसा मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये क्या है, मतलब इसके डेफिनेशन पूछता है। तो इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें ये बताता है। अब अकाउंटिंग हम किसका करते हैं, तो भाई किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर का करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक उसका डेट होता है जहां से वो शुरू होता है और एक डेट होता है जहां पे वो खत्म होता है। तो विद इन अ डेट या विद इन अ पीरियड एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी टाइम पीरियड के बीच में हुए कैश या कैश इक्विवेलेंट में जो भी बदलाव हुआ है उस बदलाव को जो हमें बताता है उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें एक नंबर आपके कटने वाले नहीं है। तो पहला डेफिनेशन वाला पार्ट जो है वो आपका खत्म हो गया, जिसको यहाँ पे दिया गया है कि कैश फ्लो क्या है। तो ये अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ये कैश फ्लो दिया गया है। कैश का मतलब क्या होता है, नगद या रोकड़ जिसको कह सकते हैं हिंदी में। एंड फ्लो का मतलब होता है बहाव, यानी कि जिसके इनफ्लो। अब फ्लो को कितने भागों में बांटा गया इसमें, 2 भागों में। एक कौन सा है हमारा इनफ्लो एंड एक कौन सा है हमारा आउटफ्लो ऑफ कॉस्ट। तो इनफ्लो के कारण क्या होता है, हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यही पूछा गया था ना, व्हाट इज इनफ्लो ऑफ कैश, ऐसा भी पूछ सकता है। तो जिस भी कारण से, इसका ये नहीं करना कि जो पैसे आ रहे हैं उसको इनफ्लो और जो जा रहे हैं उसको आउटफ्लो। ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हुआ। तो इनफ्लो ऑफ कैश क्या है, तो इसका मतलब साफ और सीधी बात है, आप बता दीजिएगा क्या कहते हैं इसको, कि जिस भी कारण से हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है हमारा इनफ्लो ऑफ कैश। और जिस भी कारण से कैश इक्विवेलेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है वो क्या होता है हमारा आउटफ्लो। तो ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म। इसको देख लीजिएगा। यस। हाँ। ठीक है। अब वही आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताता है एक टाइम पीरियड के बीच में हुए कैश या कैश इक्विवेलेंट में जो बदलाव के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो किताब में आप पढ़िएगा तो इन्हीं चीजों को, लेकिन 2 मार्क्स में आपको इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है 2 मार्क्स में इतना ज्यादा लंबा लिखने की। ठीक है। चलें आगे। अब इतना भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अब आता है जो बात किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह के एक्टिविटी को दर्शाया गया है। मतलब 3 ही ऐसे सोर्स हैं जहां से हम कैश आ सकता है या कैश को हम लगा सकते हैं, मतलब खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या हो, तो यहां पे है सबसे पहला नंबर 1 क्या है हमारा भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला कौन सा है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो देखिए ऑपरेट करना का मतलब हो गया चलाना। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है हमेशा, चलाना। यानी कि जो बिजनेस चल रहा है, जिस बिजनेस में हम कैश फ्लो की बातें कर रहे हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम किसी से खरीद रहे हैं बेच रहे हैं कोई भी चीज, मतलब जो बिजनेस को चलाना, जैसे गुड्स। फिक्स एसेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, फिक्स एसेट्स को खरीदना बेचना किस में आता है, हमारे वो इन्वेस्टमेंट में आता है। वो कहाँ आता है हमारा, इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ऑपरेट करने का मतलब चलाना, मतलब जो बिजनेस को, जैसे मैं ट्यूशन चला रहा हूँ तो रेंट देना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है कि नहीं है, या इसके अलावा और भी जो चार्जेज है वो देना जरूरी है। तो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो याद रखिएगा जो भी रीजन से क्या, अगर हमारा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। अब इनफ्लो का मतलब जिसके कारण कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारा बढ़ रहा है और जिसके कारण कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारा घट रहा है वो आउटफ्लो हो गया। तो यदि वो बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस से हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जैसे हमने डेटर को पेमेंट कर दिया, हमने सॉरी डेटर से हमें पेमेंट मिल गया, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमने जो सामान बेचने के लिए हमने बिजनेस शुरू किया उस सामान को या सेवा को बेचने से अगर पैसे आ गए या उस सामान को खरीदने के लिए हमारे पैसे चले गए, हमने किसी को बिजनेस चलाने के लिए कमीशन दिया, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दिया, तो ये सारा का सारा चीज कहाँ चला आता है, तो ये सारा का सारा चीज कहाँ चला आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है ना।
तो ये हो गया। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग कहने का मतलब, इन्वेस्ट कहने का मतलब साफ सीधा मतलब है कि हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। मतलब बिजनेस इन्वेस्ट क्या करता है, इन्वेस्टिंग क्या करता है, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो उस कारण से यदि हमारे पास कोई भी इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जैसे इसमें इनफ्लो क्या हो सकता है, अब सबसे पहले आउटफ्लो क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने कोई अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे पैसा लगाया, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे मैं बात करूंगा, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शेयर, शेयर एंड डिबेंचर। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो तरह से देखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत समझने वाली बात है। एक हो जाता है क्या कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इशू भी करते हैं, और दूसरा क्या होता है, इसको हम परचेज भी करते हैं। मतलब किसी और कंपनी का हमने क्या कर दिया, इशू किसका करते हैं भाई, अपने कंपनी का। इशू किसका करते हैं हम, हमेशा अपने कंपनी का। लेकिन परचेज किसी किसका करते हैं, किसी, आपको पता है जब भी हम शेयर या डिवेंचर किसी दूसरे कंपनी का हम परचेज करेंगे, इसका मतलब जानते हैं हम क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, पैसे पर क्या करेंगे, उससे बढ़िया किसी कंपनी का शेयर या डिवेंचर परचेज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, शेयर परचेज करेंगे तो डिविडेंड आएगा, और डिवेंचर परचेज करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया। तो यही क्या होता है, तो ये कहाँ चला जाता है, मतलब मैं लाभ कमाने के उद्देश्य से परचेज कर रहा हूँ, इसलिए कहाँ चला जाता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहाँ चला जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूं अपने कंपनी के शेयर को मैं इशू कर रहा हूं, वो क्यों इशू कर रहा हूं, ताकि हमारे पास पैसे की जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगा, उसके इशू करूंगा, और उससे क्या मिलेगा हमको, बताइए, उस समय क्या मिलेगा, उस समय फंड मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अपने कंपनी का यहाँ पे इशू कर रहा हूं, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, जब भी हम अपने कंपनी में फंड का जुगाड़ करते हैं। अब वो फंड कहाँ से आएगा, चाहे मैं किसी से लोन ले लूं, है कि नहीं, चाहे मैं किसी से लोन ले लूं, है कि नहीं, चाहे मैं किसी को डिवेंचर इशू कर दूं, चाहे मैं किसी को शेयर इशू कर दूं, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जब ये, अब ये और इससे संबंधित सारा चीज हमारा इन्वेस्टिंग होगा, और ये इससे संबंधित सारा चीज हमारा फाइनेंस। कहने का क्या मतलब है, यानी कि अब हमने अगर किसी कंपनी का शेयर या परचेज, मतलब शेयर या डिवेंचर अगर मैंने परचेज किया है, तो इस पर हमें डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा कि यदि कोई भी डिविडेंड या कोई भी इंटरेस्ट अगर हमको रिसीव्ड हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन यदि कोई भी डिविडेंड या कोई भी इंटरेस्ट अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब क्या है भाई, अगर मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये फाइनेंसिंग हो रहा है। लेकिन यदि मैं इसी को क्या कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या, तो ये चीज आगे आपको ध्यान में रख के चलना, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, किसी सिक्योरिटी को परचेज करना, सेल करना, या उससे संबंधित कोई भी बातें होंगी, वो कहाँ जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा कौन सा एक्टिविटी आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहने का मतलब जो वित्त से जुड़ा हो, कंपनी के किस चीज से जुड़ा हो, वित्त से। मतलब कहीं ना कहीं से, देखो किसी भी कंपनी, आज मैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9 पूरा इसी से जुड़ा है, फाइनेंस से। इसमें पूरा यही बताया जाता है कि कंपनी, किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होता है हमारा, वो पैसा। उसी पैसे को जुगाड़ करना और उसी पैसे को खर्च करके हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को चलाते हैं, अपने पूरे कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो वही क्या कर रहा है कि यदि मैं उसको जुगाड़ कर रहा हूं कहीं से, और जुगाड़ करने के बाद टाइम पे उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो यदि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं या उससे संबंधित जो भी बातें होंगी, सारा का सारा कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वित्त से संबंधित कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग। कंपनी को चलाने से संबंधित कहाँ जाएगा,
ऑपरेटिंग। और कंपनी में किस चीज से भाई? किसी भी फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा कलर कर दूं, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स, किसी कंपनी का शेयर या डिवेंचर या लोन, मतलब इन दोनों को, इन दोनों को यदि मैं क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, तो कहां होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं लोन दे रहा हूं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं बात करूं यही शेयर या डिवेंचर, सॉरी, अगर मैं क्या करूं, यही शेयर या डिवेंचर में क्या कर रहा हूं भाई, इसको क्या कर रहा हूं मैं, इशू कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यही लोन अगर मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा? फाइनेंशियल। तो देखिए ये दोनों जगह आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाई हम पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, तो कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पैसे का जुगाड़ कहाँ से हो सकता है? या तो मैं शेयर बेच के कर लूँ, डिवेंचर बेच के कर लूँ, या कहीं से लोन लेके कर लूँ। और हमारा क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा कि भाई यदि मैं फिक्स्ड एसेट्स कहीं खरीद लूँ या बेच लूँ, शेयर या डिवेंचर को मैं खरीद लूँ और बाद में उसको बेच दूँ, या लोन में कहीं से मैं किसी और को लोन दे दूं, तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। अब इस पे आपको पूछता है एग्जाम में कि कितने तरह के कैश फ्लो में कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं 3 तरह की एक्टिविटी। कौन कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बता सकते हैं कि किसमें क्या आएगा, है कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, अब अगला इसमें पूछ सकता है, तो आप रिलेटेड मैंने ट्रांजेक्शन बता दिया, उसको देख के आप बता दिए कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, कौन सा ऑपरेटिंग है। अब चलिए आगे हम चलते हैं लेके आपको। अब आउटफ्लो या इनफ्लो, अब जैसे ऑपरेटिंग में बता रहे हैं, आउटफ्लो इनफ्लो का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि ये जो भी इनफ्लो है ना, इसके कारण हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे कैश सेल, भाई इसीलिए तो हम बिजनेस करते ही हैं, सेल करने के लिए। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कैश सेल, अच्छा क्रेडिट सेल अगर रहेगा तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनके कारण, मैंने बोला ना, जिनके कारण कैश या कैश इक्विवेलेंट में कोई बदलाव आ रहा है। अब मैं उधार बेच रहा हूं, उससे क्या ही बदलाव आएगा? कैश में कोई बदलाव आएगा? सामान जाएगा, तो सामान के लिए तो बाकी सारे अकाउंट्स पड़े हुए हैं ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश की बातें करेंगे। तो कैश सेल फ्रॉम डिवेंचर, मतलब ये सारा का सारा क्या है भाई? ये सारा रिसिप्ड है। ये क्या है हमारा? रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, अगर डेटर से मुझे मिला, या रिसिप्ट एज कमीशन एंड रॉयल्टी। तो ये सारा का सारा क्या होगा हमारा? इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन वही चीज अगर मैं पेमेंट करूं, ये सारा का सारा क्या है हमारा? कैश परचेज मैंने किया, तो इसके लिए हमें पैसा पेमेंट किया होगा। हमने पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया। हमने क्या किया? पेमेंट ऑफ वेजेज, हमने भाड़ा मतलब किराया वगैरह कुछ भी या मजदूरी वगैरह दिया। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको जो बताया था वही चीज है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या कहाँ देख रहा है भाई तू कब से? यहाँ समझा रहे हैं, देखना। यहाँ पे क्या होगा? कैश फ्लो इनफ्लो, कैश इनफ्लो किस एक्टिविटी के थ्रू? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग में मैंने बोला ही था कि इनफ्लो कब होगा। तो मानिए जो हमने, जब हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? कोई भी परचेज करेंगे तो जाएगा, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब यदि मैं परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूँ, अच्छा करंट एसेट्स परचेज करूंगा तो कहाँ आएगा? वो ऑपरेटिंग में जाएगा। क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया? डेटर वगैरह या बिजनेस को चलाने वगैरह के लिए, यही होगा ना। तो इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा हूँ सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह, तो ये सारा का सारा मशीनरी या इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में ही जो 3 चीजें मैंने बताया था, क्या क्या?
डिवेंचर, शेयर या किसी को लोन मैं दे रहा हूं, तो ये सारा का सारा कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट के जरिए ये सब आता है, ठीक है ना। तो ये सारा सारा आउटफ्लो हो गया, क्योंकि इसके कारण हमारे पैसे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट भी तो हम इसीलिए करते हैं कि आने वाले समय में इसको क्या करूंगा, समय आने पे बेच दूंगा। तो मानिए अगर मैंने शेयर बेचा, डिवेंचर बेचा, या लोन मैंने जो दिया था लोगों को वापस लिया, तो इससे हमारे पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे। तो इसीलिए सेम यही चीज यहां पे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, इनफ्लो ऑफ कैश। जिस जो भी आएगा इनफ्लो, जिसके कारण पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यही भी बात बोला कि इससे संबंधित अगर कुछ आता है ना, हम ये क्यों लगाते हैं, इसलिए कि हम इंटरेस्ट देंगे, हम आपको लोन देंगे और इंटरेस्ट भी आपको देंगे, या कि इंटरेस्ट आप हमको दीजिएगा, उल्टा आता है ना। तो इसीलिए अगर उससे कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी डिविडेंड आ रहा है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। समझ में आया। फिर देखिए आता है, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या आता है हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर वही इनफ्लो आउटफ्लो, जिसके भी जरिए हम कैश का जुगाड़ करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे चाहिए, उस पैसे के जुगाड़ हम जहां से भी करते हैं, वो सारा का सारा हो जाता है इनफ्लो। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम कहाँ कहाँ से आ सकता है, सेल, शेयर को या डिवेंचर को हम क्या करें, कैश के लिए। हाँ, कभी कभी अब जैसे आपका था, आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था, आई थिंक आपका ही था, कि हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर के बदले डिवेंचर जो जा रहा था, तो आपने पूछा कि सर इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे, शायद ऑब्जेक्टिव था, आई थिंक आप ही का क्वेश्चन था 2-3 दिन पहले का। तो मैंने बोला था कि अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम 15% लेके 10% दे रहे हैं, या 10% लेके 15% दे रहे हैं, इसमें कैश का कोई रोल है। मैं किसी से अगर एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स, और उसके बदले मैं डिवेंचर दे रहा हूँ, इसका कोई रोल है, इसके कारण कैश या कैश इक्विवेलेंट में कोई मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। जिसके कारण बदलाव हो रहा है, मानिए मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो इससे कोई कैश में बदलाव आया, नहीं आया, क्योंकि कैश गया तो भाई बैंक तो आया ना, तो जितना उधर जा रहा है उतना आ रहा है, तो इसको क्यों लिखेंगे हम, तो नहीं लिए, क्योंकि कैश, बैंक क्या होता है, कैश में ही शामिल होता है कि नहीं होता है। तो यही चीजें हैं। तो अगर कैश के लिए अगर हो रहा है, लेकिन अगर अदर देन कैश के लिए होता, तो इसको हम कैश इनफ्लो में नहीं लिखते। इसीलिए यहाँ पे कैश के लिए अगर हो रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे, तो पैसे आएगा, इसीलिए इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। वैसे ही क्या कर रहा है कि प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज बॉन्ड्स, लोन, मतलब किसी से मैं लोन भी ले रहा हूँ, बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, वो सारा भी क्या है, इससे हमारे पास पैसे, बैंक से लोन लूंगा तो क्या होगा, पैसे जाएंगे, आएंगे, आएंगे, नहीं है पैसे तभी तो लोन ले रहा हूं, तो वही चीज है। तो ये सारा का सारा किस में हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। इसमें हमें बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं रखना, इसमें बस ये ध्यान देना है कि पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब वो इन्हीं चीजों को जब हम लौटाएंगे, तो मानिए किसी से हमने डिवेंचर, शेयर अगर मैंने किसी को दिया है, तो टाइम टाइम पर डिविडेंड या इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या होगा, हमारा पैसा जाएगा ना, जाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो, है कि नहीं। या अगर मैं उसी को क्या करूंगा, रिडम्पशन कर रहा हूं प्रीफरेंस शेयर या डिवेंचर का, तो ये सारा का सारा क्या होगा, हमारा आउटफ्लो। और तीसरा क्या कर रहा है हमारा, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर को ना कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर को लाइफ टाइम में क्या कहते हैं, रिडीम करना, मतलब ये नहीं कह सकती भैया पैसा ले लो और शेयर दे दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। समझ में आया। तो ये चीज है। तो इन तीनों चीजों में कंपनी का पैसा क्या होता है, जाता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये था, इसके जरिए आप एग्जाम्पल को पहचान सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये था हमारा क्या, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आप लोग पढ़िएगा। भाई सीधी बात है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के दिया है, बस यही होता है, ये हमें बताता है कि कहां से पैसा कितना आया और कहां पे पैसा कितना गया। बस आप किसी को भी पढ़िएगा, इसमें कोई भी, इसी को पढ़िए, टू डिटरमाइन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश, हाँ 2 नंबर में पूछेगा ही, अगर पूछेगा भी तो भाई सीधी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला तो 5 नंबर में आ ही नहीं सकता है, बेफिक्र रहे आप। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है और 2 पॉइंट दे दीजिएगा, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसे, इनफ्लो ऑफ कैश के सोर्सेस क्या हैं और एक आउटफ्लो ऑफ कैश के सोर्सेस क्या हैं। तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, ये हमें क्या कर सकता है, फैसिलिटेट टू मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट को, ये प्रबंध को क्या करता है, ये मदद करता है किस चीज में, ताकि प्रबंध आगे डिसीजन ले सकता है, उसको जानकारी रहेगा कि हमें पास कहाँ कहाँ कैश के सोर्स क्या है कि नहीं। तो ये चीज, जितना पॉइंट बनाना, नहीं टाइम नहीं है, हम लोग बात करेंगे तो खत्म हो जाएगा टाइम, 1:30 बज रहा है।
हाँ बताइए। हाँ भूल जाइए एकदम, एकदम चलते हैं, इसको खत्म करते हैं आज। फिर क्या करता है भाई, अब इंपॉर्टेंस है यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहाँ कहाँ क्या यूज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो यही चीज जो वहां पे था ना, उसी चीज को देखिए, फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म प्लानिंग, हम प्लानिंग करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से पैसे, इंस्टेंट रुपए की जरूरत होगी तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जहाँ से पैसे ले सकते हैं। टू एक्सेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, ये पता करने के लिए भाई हमारा क्या होता है कि सॉल्वेंसी के लिए, सॉल्वेंसी मतलब कि तुरंत जिसको पे करना हो उसको हम टाइम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। टू मैनेज कैश इफिशियंटली, मैं कैश को आराम से मैनेज कर सकता हूँ, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ अप्लाई करना है जिससे बेहतर रिजल्ट हो, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और टू फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में पता चल जाएगा कि किस साल कितना हमारे पास कैश आया था, किस साल कितना कैश गया, कहाँ से कितना कैश आया था, कहाँ पे कितना कैश गया। तो कंपेरिजन अलग अलग साल का जब मेरे पास मिल जाएगा तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और लास्ट में कह जस्टिफाई कैश पोजीशन, हमारे पास कितना कैश है, किस पॉइंट पे कितना कैश पोजीशन कैश होना चाहिए। फिर वही चीज़ है, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ कितना जाएगा, जो पढ़िएगा सब में वही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस आप पॉइंट बना लो जितना बहाना बना सको, यही है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं है। इसका मेन जो होगा ना आपको, वो यही होगा कि आपको अब लिमिटेशन में है तो वो भी क्या है कि भाई इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन को नहीं लेते। अब नॉन कैश मतलब जिसको कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब जो कैश में नहीं होता एक्चुअल में उसको हम नहीं लेते। तो भाई उसको अगर ले लेंगे तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम का मतलब रह जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए खत्म हो गया। उसके बाद नॉट टू सब्सिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट के बदले ये सब्सिट्यूट नहीं है। सब्सिट्यूट का मतलब क्या होता है, जो एक के जगह पे दूसरा, जैसे पेन एंड पेंसिल, ठीक है भाई पेन नहीं है तो पेंसिल लाओ, पेंसिल नहीं है तो पेन लाओ, होता है ना। लेकिन कह रहा है कि इनकम, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट का ये सब्सिट्यूट नहीं है, थुथुलोजियन है ये, मतलब सही पॉइंट दिया है क्या, ये क्या लिमिटेशन है। अगर ये पीएल अकाउंट के बदले होता तो हम काहे इसको बनाते, सोच कर देखिए। तब या तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, नहीं तो इनकम स्टेटमेंट बनाते। तो ये फालतू का यही बकवास कर रहा है। दूसरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक वैलिड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा पूरे किसी भी किताब में आप जाइए। हाँ एकदम बकवास चीज देगा। नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर बैलेंस शीट, पागल आदमी, बैलेंस शीट रहता तो हम क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब बताओ, तो हम वहीं पे नहीं रुक जाते। तो जबरदस्ती ना पॉइंट बनाया जा रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों पे ये सब समझिए कि ये मोह माया है, इसको छोड़ दीजिएगा। जब आएगा तो ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा। हिस्टोरिकल इन नेचर ही तो क्लास 11 में बताया गया है कि अकाउंटिंग सारा हिस्टोरिकल इन है। हिस्टोरिकल मतलब जो पीछे बीत चुका है उसी को अकाउंट में करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 500 रुपये आगे खर्च होने वाला हो पहले ही हम मान लिए, ऐसा हुआ है कभी, कभी नहीं माना हमने, आज भी नहीं मानेंगे। तो हिस्टोरिकल इन नेचर, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, भाई तो हाँ ये एक मतलब वैलिड पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि कितना पैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए उतना भी कारगर नहीं है कि इसी के बेस पे हम सारा डिसीजन ले लें। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भैया सही बात है, हम जैसा अकाउंटिंग करेंगे वैसे इसमें आएगा। पहले अकाउंटिंग ही गलत कर देंगे क्योंकि ये समराइजिंग वाला पार्ट है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ आता है, समराइजिंग। तो मानिए आपका रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग ही गलत है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी सही होगा, नहीं होगा। तो ये सारा का सारा हमारा पास्ट अकाउंट का प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करता है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो देखिए कैश का मतलब तो रुपया होता है, ये चीज आप जानते हैं। या दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब एक शब्द आता है कौन सा हमारा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, का मतलब क्या होता है। मतलब देखिए बैंक अकाउंट में बहुत तरह के पैसे होते हैं। कुछ पैसे होते हैं जो आपने फिक्स्ड कर दिया कि सर 6 महीना बाद निकालेंगे, अब उसको पहले निकालिएगा ना तो समझिए कि इंस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको जनरली जो हम लोग पैसा रखते हैं ना बैंक में, कि जब मन किया डाल दिया, जब मन कर दिया निकाल दिया, मतलब हम जब चाहेंगे तब उसको एटीएम से निकाल सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं, उस पैसे में से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो आज के डेट में पॉकेट में चाहे कैश रहे, चाहे फोन पे में कैश मतलब बैंक बैलेंस रहे, बात तो वही है। तो इसी के लिए क्या किया गया है, दोनों को यानी कैश और बैंक का बैलेंस, इन दोनों को कहाँ जोड़ दिया गया है, कैश में। लेकिन कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इसके अलावा और भी वो सारी की सारी चीजें जिनको हम जब चाहें तब हम कैश में परिवर्तित कर सकते हैं बिना किसी रोकथाम के। तो समझिएगा वो सारा का सारा चीज क्या हो जाता है, हमारा कैश इक्विवेलेंट। तो जनरली इसमें जो क्या होता है कि जो भी हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जिसको 3 महीना कहा गया है कि जिस इन्वेस्टमेंट को 3 महीना के अंदर जो कैश में कन्वर्ट होने वाला है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैश इक्विवेलेंट में। वही यहाँ पे कह रहे, इट इंक्लूड्स हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कम समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब जिसमें जो बहुत जल्दी हम जब चाहें तब, अब जैसे कैश को कैश क्यों कहा है हमने, क्योंकि कैश से जब चाहे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो वैसे ही इसको भी मार्केट में आसानी से हम क्या कर सकते हैं,
फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको कैश के जैसा मान लिया। कैश तो नहीं है लेकिन कैश के जैसा। वही कह रहा है कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड दैट आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब जिसपे कोई चेंज इन वैल्यू सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब ना रहे कि आप लेकर गए तो बोलेगा ना ये तो इसका कहाँ वैल्यू है, नहीं लेंगे, ऐसा रिस्क नहीं रहे। जिसके ऊपर रिस्क रहेगा उसको कैश इक्विवेलेंट में हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट या व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट, तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, कैश का मतलब तो समझ गए, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कैश एंड डिमांड डिपॉजिट इस बैंक को छोड़ के वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आसानी से हम कैश में बदल सकते हैं बिना किसी रुकावट के, उसे हम क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट। मतलब जिसको जो कैश में नहीं है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, ठीक है कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसा है, तो मतलब जिसको हम आसानी से कैश में बदल लें वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। AS3 के बारे में आपसे पूछ सकता है कि AS3 क्या कहता है, याद रखिएगा मैंने आपको बोला था, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या होता है, AS3 या इंड AS7, यही होता है किस चीज के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ध्यान रहेगा हमेशा, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो यही हो गया हमारा इंड AS7 या AS3। ये यही कहता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को बताता है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफिनीशन आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में जो चेंज हुआ है, जो भी कैश है कैश इक्विवेलेंट, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं वही कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इसका आंसर खत्म, तो वही होगा। देख लीजिए यहाँ पे कि दिस स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्स दैट ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ the cash and cash equivalent during the particular period should be classified under 3 different sources, और वो nature of transaction these heads are कौन कौन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वही 3 चीज, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हम मुख्य रूप से ज्यादा, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है मैंने आपको बता रखा है, इन्वेस्टिंग बता रखा है, फाइनेंसिंग बता रखा है। अच्छा, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो, और 2 चीज, एक होता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, और एक होता है कि वे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शामिल नहीं करते। जो भी ट्रांजेक्शन है जिसके कारण कैश या कैश इक्विवेलेंट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी क्या कर सकते हैं, शामिल नहीं करते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट आर मेयर मूवमेंट्स इन बिटवीन द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दिस इंक्लूड्स कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब मानिए कैश डिपॉजिट इन बैंक, मैंने क्या बोला, कैश का मतलब क्या हो गया, कैश एंड बैंक दोनों। अब आप कैश जैसे जाके डिपॉजिट करिएगा तो आपके पॉकेट से पैसा कम होगा, लेकिन बैंक में तो सेम रुपया बढ़ेगा। बात क्या हुआ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या ही लिखना झूठ मूठ का। 5 रुपये इनफ्लो कर दें, 5 रुपये आउटफ्लो कर दें, क्या फायदा हुआ, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट तो 0 है, इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकालना तो बैंक में घटा तो आपके पास तो बढ़ा, तो इसीलिए उसको भी हम नहीं लिखते। परचेज और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक एंड परचेज वही चीज़ है कि अगर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको जो मार्केटेबल है, जिसको जब हम चाहे मार्केट में बेच सकते। एबल के मतलब योग्य, मतलब जो मार्केट करने के योग्य, मार्केट का मतलब सेल परचेज करना, यही होता है ना। तो जो मार्केटेबल हो तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है हमारा, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। उसके बाद आता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो कैश का रोल है, लेकिन चूंकि जितना से घट रहा है उतना से ही बढ़ जा रहा है, इसीलिए हम उसको कैश फ्लो में शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहाँ चेंज आ रहा है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप कैश इक्विवेलेंट नहीं मान रहे हो। अरे मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश इक्विवेलेंट मानते हो, तो कैश इक्विवेलेंट, कैश गया कैश इक्विवेलेंट उतने से ही आ गया, तो क्या चेंज हुआ। अरे कैश या कैश इक्विवेलेंट को एक माना गया है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जिसको जब चाहे हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते, वही ना अभी बताया हमने। तो मानिए कि हमने क्या कर दिया, जैसे मान के चलिए मैं एक कोई था मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कोई बॉन्ड था जो अभी अब खत्म होने 10 दिन में उसको जाने वाला है, 3 महीने का टाइम है वैसे, लेकिन 10 दिन में ही वो क्या होने वाला है, उसका बदले पैसा आने वाला है। अब जैसे बिल से रिसीवेबल मान के चलिए एक तरह से कि जिसके पास कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो, हमने ले लिया है, तो ठीक है पैसा दिया लिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। 10 दिन में अगर पैसा मिलने वाला तो वो भी तो क्या हुआ, हमारे पास से पैसा गया लेकिन उतने का बिल्स रिसीवेबल भी तो बढ़ा, बात वही हो गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। एक आता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब
जिसमें कैश का कोई रोल ही नहीं है। अब डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन में कैश का रोल होता है क्या? गुडविल के वैल्यू में कमी आ गई, इसमें कैश का रोल होता है क्या? आप खुद बताइए। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, दीज आर द ट्रांजेक्शन इन विच द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट डज नॉट टेक प्लेस। मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन में कैश या कैश इक्विवेलेंट का कोई रोल ही नहीं है, उसको नॉन कैश, देयरफॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड व्हिल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर कह रहा है कि इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इशू ऑफ बोनस। बोनस इशू करते हैं ना, तो उसको कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि बोनस क्या था, पहले कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा था, अब हमने उसी रिजर्व को यहाँ से उठा के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो कंपनी में कैश का बदलाव हुआ क्या? मतलब मेरे पास इस पॉकेट में पैसे थे, मैंने इसको निकाल के इस पॉकेट में रख दिया, कोई बदलाव हुआ? तो इसलिए बोनस ऑफ शेयर को भी कैश फ्लो में नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, अब आता है टाइप ऑफ, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरप्राइज, नॉन फाइनेंशियल, हटाइए काम करनी। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ा रखा था, अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना जो सबसे पहला जो होता है, फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग जो है ना और फाइनेंसिंग, इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, ये एक जैसा चलते हैं, ये एक जैसा चलते हैं। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे ना, तो ये दो तरीके से होता है। एक कहा जाएगा आपको क्या, डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, और एक दूसरा कौन सा होता है हमारा, एंड दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है जानते हैं क्या? मतलब एक ऐसा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में क्या लिख दें हम, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट, या डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर ऐसा लगेगा आप लोग कुछ लिखे रहो, सीधे ट्रांजेक्शन से मतलब यहां पे क्या है, ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, वैसे यहां पे कह रहा है कि व्हेन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जब डायरेक्ट लेन देन दिया हो और उस लेन देन को हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें ट्रांसफर करना है। जैसे लाइन लिखा रहेगा कि कैश सेल, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा काहे तुम लोग बात कर रहे हो भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो सीधे इनफ्लो ऑफ कैश। अब सेल कर रहे हैं तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं? तो जब मैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं ना, तो कौन सा मेथड हो जाता है, वो डायरेक्ट मेथड। लेकिन यही कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को ट्रांजेक्शन से ना बनाकर फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या बैलेंस शीट, यही होता है ना। तो हम ना बनाकर फाइनल अकाउंट से बनाते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट बन के तैयार होता है, उसके द्वारा जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, वो कौन सा मेथड हो जाता है, वो इनडायरेक्ट मेथड। उसको कितने होते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं, उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो यही डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के बारे में मैंने बताया था। इसमें क्या करना है, सिर्फ क्या किया रहेगा, ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, आपको पहचानना है, लिख देना है।
पहचानना है, लिख देना। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, अलग अलग स्टेप्स होंगे, अलग अलग स्टेप होंगे। स्टेप्स क्या होगा, तीन अलग अलग स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हो गया। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, उसमें से हम क्या करते हैं, किस चीज का एडजस्टमेंट करते हैं, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। क्योंकि भाई फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है जरा बताइए, इसमें क्या क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और आपको तो पता है ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या होता है, बहुत सारे नॉन कैश आइटम आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, एमोर्टाइजेशन हुआ, जैसे सेल ऑफ क्या कहते हैं उसको, या यही फिर क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह टाइप में। तो ये सारे के सारे ऐसे आइटम है जिसके कारण हमारे पास कैश वगैरह नहीं आते हैं। तो हो गया हमारा स्टेट। तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पे आया होता है। तो बताइए क्या ये ऑपरेटिंग का आइटम है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है। तो जो चीजें ऑपरेटिंग के आइटम नहीं है उनको हम और आ गया है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जो चीजें ऑपरेटिंग का आइटम है और नहीं आया है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड भी कर देते हैं। दोनों काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम का मतलब हम क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसमें से वर्किंग कैपिटल में हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है उसको, वर्किंग कैपिटल के चेंज से पहले। और वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में जो भी बदलाव आता है, जो भी बदलाव आता है उस बदलाव को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। और जो आ जाता है वो कहानी हमारा खत्म। और उसके बाद फिर वहां तक आने के बाद फिर हम कहा किस मेथड पे चले आते हैं, डायरेक्ट मेथड, ऑटोमेटिक। इस पे आना है आपको। तो यही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बच्चों को टफ लगता है। तो बच्चों को मेनली टफ जानते हैं क्या लगता है इस मेथड के अंतर्गत, सॉरी, अब ये तो बहुत खतरनाक है। हम इसको बताएंगे तो समझिए कि आप भी बेहोश होइएगा, हम भी बेहोश होंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको, इस पेज को, इस पेज को भी हम हटा ही देते हैं। सब अपना से ही बनाया जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। अब देखिए कितने इनडायरेक्ट मेथड में कितने जगह जाना है हमको, कितने स्टेप में, हमारे पास आता है सबसे पहले स्टेप 1। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, स्टेप 1, जिसमें क्या करना होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, एक शब्द आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, अचानक से हो गया। मैंने इसके लिए कोई बिजनेस उजनेस चालू नहीं किया है। हमको हमारे गोडाउन में क्या हुआ था, एक बार आग लगा हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बाद में उस पर पैसा दे दिया। तो ये पैसा के बारे में हमने सोचा था क्या, है कि नहीं, ये सोचा था गोदाम में आग लगेगा। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या करेंगे, अब हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया, इसमें से क्या करेंगे, अब दूसरा हमारा काम क्या होगा जरा बताइए, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम इंक्लूड्स इन, या छोड़िए इंक्लूड्स इन क्या है के लिए करना, नॉन कैश आइटम। जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है, क्या घटाना है, क्या उसके कारण हमारे प्रॉफिट, सॉरी, कैश में कमी हुआ है, लेकिन हमने उसको घटाया हुआ है। पीएल बनाया तो पक्का उसमें घटाए होंगे, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तीसरा, बताइए,
तो इसमें करते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सिर्फ ये 3 स्टेप लाइए आएगा। और उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या आप ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट मेथड मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसको ऐड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसको निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग तरीका अभी आपको बताऊंगा ना, तो एक तो 10 सवाल आप पूछिएगा जो कि टाइम नहीं है एग्जाम में, और दूसरा आप खुद भी कंफ्यूज रहिएगा। तो इसको आप चाहे याद कर जाइए, चाहे मैं अभी समझा रहा हूं उसको समझ जाइए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक ये सारा आप तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 को कैसे फॉलो करना है, तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करिएगा बाबू। अब देखिए, ये हमारा क्या रहेगा, पार्टिकुलर, ये हमारा हो गया क्या, अमाउंट। कुछ भी नहीं करना है। स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आसान भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, डिफरेंस इन सरप्लस बैलेंस। जानते हैं कैसे निकलेगा ये, ओपनिंग माइनस, ओ सॉरी, तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मतलब पुराना है क्या, आप इसको ओपनिंग क्लोजिंग करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। आप इसको एक काम करिए, हाँ, न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, या तो ये, और नहीं तो आप में दिया रहेगा, जैसे 1 साल का दिया रहेगा तो सीधे प्रॉफिट ही लिखेंगे, लेकिन जब 2 साल का दिया रहेगा तो दोनों का क्या करेंगे हम, डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही साल का देगा, तो वहां पे आप डिफरेंस कहां से पता करिएगा, तो वहां पे सीधी बात है, इसका मतलब ओल्ड कुछ भी नहीं है, तो ओल्ड को जीरो मानेंगे तो ऑटोमेटिक बात वही आएगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया, अगर 2 साल का दिया रहेगा तो दोनों में, जैसे पिछले साल हमारा प्रॉफिट हुआ था, सरप्लस कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो पिछले साल दिया था 10,000, इस साल दे दिया 12,000, तो डिफरेंस कितना आया, 2,000। उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, वो सारे आइटम जो क्या नहीं है, जो कि ऑपरेटिंग के नहीं है लेकिन पीएल में घटाए गए हैं, उनको हम जोड़ेंगे। और वो सारे आइटम जो पीएल के नहीं है और वहां पे रखे गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, कुछ को जोड़े। तो जोड़ घटाव करना है, तो क्या क्या जोड़े जाएंगे और क्या क्या घटाए जाएंगे। तो एक बात बताइए, देखिए पीएल में क्या क्या आता है, जब सरप्लस की बातें करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे डिविडेंड भी आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आएगा। बताएंगे, सवाल कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है आज, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को टाइम देंगे, अभी समझिएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या आएगा, कोई भी प्रोविजन हम बनाते हैं पीएल में रखते हैं ना, तो इसीलिए याद रखिएगा, कोई प्रोविजन अगर हमने बनाया है तो उसको क्या कर देना है, प्रोविजन के कारण हमारा पीएल कम हुआ होता है तो उसको क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो याद रखिएगा क्या क्या ऐड करना है इसमें, जरा बताइए। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग, देखिए भले आपके क्वेश्चन में बुक वगैरह में देता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और आपके एग्जाम में भी वही आएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई प्रोविजन आएगा तो पीएल से ही ना बनाते हैं क्या, कोई भी पीएल क्या इसका काम ऑपरेटिंग का काम है प्रोविजन बनाना। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर प्रोविजन ड्यूरिंग दिस ईयर, याद रखिएगा मेड, यानी कि अगर इस साल कोई प्रोविजन बना है तो उसको हम क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि प्रोविजन बनाने से पीएल कम होता है। अच्छा, प्रॉफिट में से हमने ट्रांसफर टू कहां भेज दिया है, रिजर्व में, तो उससे भी हमारा प्रॉफिट अब कम हो गया होगा ना, तो उसको भी क्या करेंगे, लाके ऐड करेंगे। भाई लाओ, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ ट्रांसफर टू हमने रिजर्व किया है उसको भी लाके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा, तीसरा, डिविडेंड। अब डिविडेंड में क्या क्या आएगा, तो पहला इंटरिम डिविडेंड, ये किसके लिए है, करंट ईयर के लिए। इंटरिम डिविडेंड कब का चाहिए, करंट ईयर का, और प्लस प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ये याद रखना है, क्योंकि डिविडेंड दो तरीके से दे सकता है, वैसे आपके सिलेबस में इतना नहीं देगा, लेकिन अगर दे दिया तो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर देता है लेकिन क्वेश्चन आता है 1 मिनट का, तो वो हो गया। इसके अलावा एक और काम करते हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या एक्सपेंस जिसको चार्ज इन पीएल किया, मतलब पीएल में कोई अगर खर्चा, जैसे कि मान के चलिए एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गया था, चोरी हो गया था कोई सामान, उसके लिए अगर कोई लॉस हमने लिख रखा है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन दो चीजों को हम क्या कर देते हैं, इसमें से लेस भी करते हैं। जानते हैं वो दो चीज कौन कौन से हैं, एक तो अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है, अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। और एक और, यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है ना, और यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट। कोई भी अगर इनकम या प्रॉफिट हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसको अगर हमने लिखा है तो लिख देंगे, और लास्ट में आएगा, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आया। तो देखिए बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता ही रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो चारों एक साथ आ ही नहीं सकता है, इसमें से कोई एक या दो आएगा, कोई भी एक या दो आएगा, कभी हम नहीं होगा। तो एग्जाम टाइम में इसको, इस पीडीएफ का नोट्स आप लोग बना के रख लीजिएगा, तो एग्जाम में जब 3-4 दिन टाइम रहेगा अपने पास, तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन, 2-3 अलग अलग, जैसे एक में ऑपरेटिंग में अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टिंग में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और फाइनेंसिंग में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंसिंग का तो एक क्वेश्चन आया भी है जो मैं आपको आज ही देखूंगा, आज ट्राई करता हूँ आपको बताने का। तो ये समझ में आया इतना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, अभी आ गया। अब स्टेप 2, अब क्या आता है भाई हमारे पास, स्टेप 2 किस चीज का, एडजस्टमेंट ऑफ, बताइए, नॉन कैश आइटम, स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम। तो यहां पे हम क्या करेंगे जरा बताइए, हमने जो इसके पहले जो निकाला है उसको पहले लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो गया हमारा पार्टिकुलर, और यहां पे क्या हो गया हमारा अमाउंट। समझिएगा इसको, पीछे वाले लोगों का अभी तक अकाउंट क्लियर नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है, या कोई भी सब्जेक्ट, कि आप लोग पढ़ाई पे कम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी भी आपके पास समय कितना आज तारीख हो गया, 7 तारीख हो गया, 23 दिन मात्र आपके एग्जाम में बाकी है। अब भी थोड़ा शर्म करिए आप लोग।
ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना 15 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का आपको समझिए कि एनपीओ, और 10 नहीं वो 20 नंबर का आएगा। आप आसान आसान टॉपिक लेके, मतलब अच्छा खासा एनपीओ 10 नंबर आता है, तो सवाल कितने पूछे जाएंगे उससे, 20 के। तो आपका अगर एनपीओ सही है तो 20 वो आ गया। ऐसे ही आसान आसान चीजों को लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो नहीं आता है छोड़ दीजिएगा उसको, तब भी 100 में 100 आने वाले हैं। लेकिन ना, हमारा तो आदत है सर, हम नहीं सुधरेंगे, शुरू से नहीं सुधरे तो आपका आप सुधारिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या आता है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भी आया है इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यदि कोई नॉन कैश एक्सपेंस इनकम रहेगा जो कि नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर अगर रहा तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है ना, ये क्या आता है हमारे पास, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। अब फिर इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, स्टेप नंबर 3। क्या शुरू होगा, मतलब सॉरी, उसमें क्या लाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। अच्छा, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब क्या होगा, देखिए वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज आता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बोला एक चीज, पर्टिकुलर, और ये हो गया हमारा अमाउंट। क्या होगा भाई, क्या था हमारा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्टेप से पूछे जाते हैं। ये कहां से आया, तो स्टेप 2 के बाद हमारा यही आया था, यही आया था ना। इसमें से 4 चीज करते हैं, पता है क्या होता है, इसमें 2 आइटम को ऐड करते हैं और 2 आइटम को लेस करते हैं। ऐड क्या होता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, और दूसरा ऐड होता है, सॉरी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे देगा आपको एग्जाम में, जैसे दे देगा कुछ भी नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा 2 साल का प्रॉफिट, जैसे 10,000 पिछले साल का था, इस साल का कितना हो गया 12,000, तो अंतर कितना लिख देना है, 2,000 प्लस है भाई, बड़ा है तो प्लस है। अच्छा, घट भी सकता है ना प्रॉफिट, तो उसको माइनस में लिखेंगे, याद रखिएगा। तो हमने वो लिख दिया। अब दे देगा डेटर, पहले क्या था 25,000, अब हो गया 35,000, कितना बढ़ा, 10,000 बढ़ा। तो डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है ना, उसको क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। डेटर क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, उसको क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। ध्यान रहेगा ये चीज। ऐसे ही करना है क्या, माने क्रेडिटर था हमारा 10,000 था, 25,000 हो गया, कितना बढ़ गया 15,000। तो क्रेडिटर क्या है, करंट लाइबिलिटी है, बड़ा है ना, तो इंक्रीज इन कैपिटल, क्या कहते हैं करंट लाइबिलिटी, उसको ऐड कर देंगे।
होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कर देना है और आपका 5 नंबर फ्री में देके जाता है ये सब। आप 5 ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस, मतलब चुटकी में, जिसको एक्चुअल में उसको पूछना चाहिए था 1 नंबर से 2 नंबर में, वो पूछे जाते हैं कि इसमें इसलिए मैं बोलता हूँ अगर न्यूमेरिकल आपका तगड़ा है ना तो 20 नंबर फ्री का देके जाता है न्यूमेरिकल। आपके 3 न्यूमेरिकल आ रहे थे ना उस टाइम, मतलब जो सैंपल पेपर के हैं 3 न्यूमेरिकल आपको बन जा रहे थे ना, मतलब वैसे तो आपको 7 बन जा रहे हैं, एक नहीं बन रहा है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैंने बोला था कि उस दिन पढ़ा देंगे तो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो आज जो समय आ गया है मैं अभी बताऊंगा, इसको खत्म करने के बाद वो बताऊंगा मैं। अब इसमें लेस क्या करते हैं भाई, बताइए? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको लेस करते हैं, मतलब एसेट्स उल्टा जाता है, बढ़ेगा तो घटाएंगे, घटेगा तो जोड़ेंगे। डिक्रीज इन करंट हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें से क्या करेंगे, अपना डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो भी डेटर वगैरह का जो भी पेमेंट वगैरह वाला सिस्टम इसी में ख़त्म हो गया। अब इसमें से टैक्स का जो पेमेंट होता है हटा देते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। तो आपके एग्जाम में इतना ही आता है, इतना तक एक तो ये क्वेश्चन आएगा। अब इसी के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं, जबकि इसमें एक्चुअल में कुछ है नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कैश फ्लो, अच्छा कभी कभी 5 नंबर में आपसे पूछता है, कभी कभी आपसे, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा हाँ, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो होता है ना, घटाया जाता है। अच्छा, इसमें अभी इतना ही है, घटाई। दो चीज़ अगर एग्जाम में दे दे, टैक्स पेड और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग दिस ईयर को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। कहाँ पे? जब ऊपर हमने स्टेप 1 में हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखा ना, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको यहाँ पे जब हम करेंट क्या करेंगे, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसको घटाते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। एक जो टॉपिक आपके लिए जो था आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला है, इसको लेके हमने बात किया हुआ था आपसे, मतलब जो सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन दिया, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जनरली क्या किया जाता है, आप लोगों से पूछ दिया जाता है। सैंपल पेपर में कौन सा था आपको? अकाउंटेंसी का था। यही था आई थिंक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रही है? फाइनेंसिंग। अब इसको जरा समझिएगा आप लोग कि ये कितना आसान सा है। हमको इससे पता क्या करना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चेंज आए हुए हैं। तो देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसको लेना है, ध्यान है ना, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, क्या क्या है, जरा बताइए। तो कोई भी चेंज अगर इक्विटी शेयर में हो रहा है, प्रिफरेंस शेयर में हो रहा है, डिवेंचर में हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम लेंगे कि नहीं लेंगे? पक्का। तो वही अब देखिए यहाँ पे, इसमें दो ही चीजों से लगता है, हम अब बात किसका कर रहे हैं, तो इसमें या तो हो सकता है हमारा इनफ्लो और नहीं तो हो सकता है हमारा, अब हम देखते हैं जरा इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। अच्छा देखिए, पिछले साल हमारे पास इक्विटी शेयर कितना था, कितना हो गया है, 3 लाख का हो गया है, मतलब कितना इसमें बढ़ गया है, 1 लाख बढ़ गया है।
लेकिन हम इस 1 लाख को अभी इनफ्लो नहीं कहेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस 1 लाख शेयर कैपिटल ना बढ़ा है, अगर प्रीमियम पे इशू किया गया होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा ना। अब ऐसा ही हुआ है इसमें, मुझे लग रहा है। जरा देखिए, प्रीफरेंस शेयर पिछले साल कितना था, अब कितना हो गया है, मतलब 50,000 घट गया है। 50,000 घट गया है मतलब हमारा यहाँ आउटफ्लो हो गया है, हुआ है ना, मतलब पैसा गया होगा ना। चलिए, डिवेंचर पिछला साल कितना था, इस साल कितना हो गया है, 1,50,000, मतलब पैसा आया है कितना, 70,000 का आया है। अच्छा इधर देखिए तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और तरीके, अब ये देखिए, खैर इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट द एंड ऑफ 2022 एट 10% प्रीमियम। आ गया बात, मतलब इक्विटी शेयर को कितने पे इशू किया गया था, 10% प्रीमियम पे। टोटल इक्विटी शेयर कितने का इशू किया गया जरा बताइए तो, और 1 लाख तो मैंने बोला था ना शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे दिखता है, और अगर 10% प्रीमियम पे जाएगा तो मतलब इसमें कितना जुड़ जाएगा, और 10,000 हो जाएगा। यानी कि टोटल इनफ्लो रुपया कितना आया है इक्विटी शेयर से, बताइए। यानी हमने जो इशू किया है ना उससे टोटल रुपया कितना आया है, 1,02,000। देखिए तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, आ गया था 1,02,000, आया 10,000 खत्म। दूसरा कर है डिवेंचर वेयर इशूड एट 10% डिस्काउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी देखिए, डिवेंचर जो था हमारा कितना इशू किया है हमने, 70,000 किया है, 70,000। लेकिन क्या पूरा 70,000 रुपया आया है क्या, 70,000 तो उसका फेस वैल्यू है, लेकिन आया कितना है, तो 70,000 में से हम क्या करेंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 10% डिस्काउंट देना है, मतलब 7,000 घटा देंगे, कितना हो गया, 63,000। यानी कि हमारे पास डिवेंचर से पैसा कितना आया, हटना भाई 63, देखिए तो यही ना है, 7,000 था, महीना बढ़ा था, तो अब ये भी खत्म हुआ और ये भी खत्म हो गया। तीसरा देखिए, प्रीफरेंस शेयर वे आर पेड डिविडेंड 8%, तो जो भी डिविडेंड का पेमेंट इससे संबंधित हुआ है इसी में लिखा जाएगा भाई, आउटफ्लो होगा। तो जरा बताइए प्रीफरेंस शेयर कितना था, बताइए। अरे पिछले साल का ना, इस साल का तो फिर अगले साल कम होगा ना इसका, तो पिछले साल का जो हमने डिविडेंड दिया कितना परसेंट, 8%, कितना हो गया, 1 लाख का 8% कितना हुआ, 8,000। हाँ तो प्रोपोज डिविडेंड होता है ना, इंटरिम डिविडेंड के लिए स्पेशल आता है, तो कितना हो गया हमारा, 8,000 हो गया। अच्छा इनफ्लो में लिखना, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया डिविडेंड कितना है, 8,000 हो गया। और लास्ट में अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड कितना, मतलब डिवेंचर शुरू में ही था, कितना था हमारा, 80,000 लास्ट ईयर का था हमारा, कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पे होगा 1,50,000 पे, जानते हैं क्यों, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ, अरे डिवेंचर वर्ष के, ये जो भले 2022 में डिवेंचर 1,50,000 दिख रहा है ना, इसको हमने इशू कब किया है, वर्ष के शुरुआत में, तो पूरे साल पे क्या उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ना यहाँ पे दिया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो पिछला साल वाला तो इसमें ऑलरेडी शामिल है ना, पहले कितना था 80,000, अब कितना हो गया 1,50,000, क्या, हाँ 6% पूरा 1,50,000 पे, तो 1 लाख, कहने का मतलब कि क्या है, हम अभी बात कब कर रहे हैं, 2022 में कब कर रहे हैं, 31/12/2022 को कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डिवेंचर जो है 1,50,000 कब से है, ये 1 अप्रैल 2021 से है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे, डिवेंचर वेर इशूड एट 10% डिस्काउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द, मतलब वर्ष के शुरुआत में, ये तो वर्ष का अंतिम दिन है, बैलेंस शीट कब बनता है, आप डिवेंचर कब इशू हुआ है, तो साल भर का आप इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा डिवेंचर को, कहाँ बिगिनिंग कर रहा है बाबू, अच्छा 31/12 का, सॉरी 1/12 को, आई थिंक 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31/12 एक साल का इंटरेस्ट उस पर नहीं दीजिएगा, दीजिएगा नहीं दीजिएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो कितना, 1,50,000 का
6 पर कौन सा? ये डेट यहाँ पे गलत दिया है। हाँ ठीक तो है, ये क्या दिक्कत है तो? हाँ यहाँ पे ठीक है। क्या कर रही हो, हमसे बोलो ना। हो गया अब। तो वर्ष के शुरू में ही डिवेंचर हमने दे दिया है, तो इसीलिए क्या होगा, पूरा पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो गया, 9,000 का इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वही 9,000। बस, तो कितना हो गया, 9 17,000 हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अच्छा वो भी है, अंडर राइटर्स कमीशन ऑन शेयर 3,000 ये भी आउटफ्लो हुआ है, हमने शेयर इशू किया है, तो उसको भी हम यहाँ पे, क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो 20,000 ये हो गया। कितना हो गया? तो आउटफ्लो ऑफ शेयर कितना हो गया, 20,000। और इनफ्लो कितना हो गया बताइए, 1 लाख। तो इसी को तो स्टेटमेंट में दिखाना होता था। कैसे दिखाएंगे स्टेटमेंट में, जरा बताइए। फाइनेंसिंग है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये क्या हो गया हमारा? हाँ बताइए ना, अंडरराइटर कमीशन, मैंने क्या बोला है, जो भी चीज़ें उससे संबंधित होगी सारा का सारा फाइनेंसिंग में ही जाएगा। तो अंडरराइटर कमीशन को आप बिजनेस में नहीं ले जाना है, मतलब ऑपरेटिंग में नहीं ले जाना है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ एक और सवाल रहता है कि ये क्या होगा, क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में जाता है? तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली इनमें ना ऑर्डिनरी का पार्ट है, ना ही इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और ना ही फाइनेंसिंग का, क्योंकि उस समय तो बिजनेस बना ही नहीं होता है, तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम लेकर जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनफ्लो में क्या क्या हो जाएगा जरा बताइए। इशू ऑफ, अगर वर्किंग बता दीजिएगा तो ठीक है, नहीं बताइएगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर कितना, 63,000। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, डिविडेंड ऑन प्रिफरेंसर कितना, 8,000 था ना शायद, 8,000 हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिविडेंड ऑफ प्रिफरेंसर के बाद हमारे पास क्या आता है जरा बताइए, क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन, कितना था हमारे पास, 9,000। और उसके बाद हमारे पास क्या था हमारा, अंडर राइटिंग कमीशन कितना था हमारे पास, 3,000। कितना हो गया हमारा, और ये लास्ट में जो आता है उसी को क्या लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, फ्रॉम, कितना हो जाएगा, 1 लाख। बस, ये 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिफरेंसर कितना है हमारा, और हो गया है 50,000, 50, हाँ ये भी है ना, आउटफ्लो हुआ है ये भी, 50,000 ये भी हुआ है। तो इसको आउटफ्लो में यहाँ लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंसर कितना, 1,03,000। ठीक है,
यही है हमारे, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बनाया है, वैसे कोई इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट बनाना होता है। और यही है 5 नंबर के क्वेश्चन, और ऐसे ही एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चला जाएगा आपके पास।